नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हम लोग जूनियर अकाउंटेंट और इसके तहत अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे कि पटवार हो गया, एलडीसी हो गया, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन जो हैं हल कर रखे हैं। और आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट बनने वाला है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये हमारे टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन हमारी ऐप के ऊपर चलती है उसी का भी सॉल्यूशन है ये। तो ये सॉल्यूशन आप यूट्यूब पर आकर देखें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं आपके जो डाउट होंगे उनके ऊपर मैं बात कर लूंगा। ठीक, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और यकीन मानिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस टेस्ट में आपको एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इस सॉल्यूशन को ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपके पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज के, इससे बाहर नहीं बनेंगे। और ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन हैंडल कर लिया, ठीक है ना। तो बिना देरी किए हम लोग करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का। और हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। फिजिकल चेंज जो है उससे संबंधित कथन कौन से वाला है, ठीक है ना। क्या यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कागज को फाड़ दें, लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दें, ठीक है ना, कांच के शीशे को तोड़ दें, अपने कांच को तोड़ दें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टूटना है ना, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, इसमें नया कुछ नहीं बना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे ही हम किसी पात्र को तोड़ते हैं तो वापस बना सकते हैं, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो परमानेंट प्रोडक्ट नहीं है। जैसे दूध से दही बना दिया, दही से वापस दूध हम नहीं बना सकते क्योंकि वो परमानेंट परिवर्तन है एक प्रकार का, उसे हम स्थायी परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन है। अर्थात जैसे लकड़ी को दो भागों में तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, वापस जुड़ सकता है, ठीक है ना। सोने को पिघला दिया, वापस वही आकार इसको पहले वाला दिया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि अभिकारक उत्पाद बने और उत्पाद वापस अभिकारक हमें दे दें। इसका मतलब एक ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता हो, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, इट मीन्स इट इज रिवर्सिबल, एक प्रकार का चेंज है ये, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो बिल्कुल ठीक बात है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अगर आपने सोने के किसी भी एक आकृति वाले किसी ठोस भाग को अगर आपने पिघला कर उसको पिघला हुआ सोना बना दिया तो आप वापस वही आकृति उससे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज होता है, नया उत्पाद नहीं बनता, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कांच टूटता है तो टूटे हुए कांच के टुकड़े भी कांच ही होते हैं, कोई नई चीज नहीं है। लकड़ी के किसी पात्र को तोड़ते हैं तो वो टूटा हुआ भाग जो है वो लकड़ी का ही होता है, उसमें कोई नई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही लकड़ी को जला देंगे उससे राख बनेगी, हाँ ये नया प्रोडक्ट है। तो फिजिकल चेंज एक प्रकार का ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन से ये सारे कथन जो है संबंधित है। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय होता है और इसमें किसी भी प्रकार का नया उत्पाद नहीं बनता। ये समस्त बातें भौतिक परिवर्तन से संबंधित बातें हैं, फिजिकल चेंज से संबंधित चीजें हैं सारी। तो मैंने जो आपको ओरल समझाया वो सारा काम कंप्लीट है। और आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये तीनों चारों चीजें विद एग्जांपल्स और जो मैंने आपको भी सारी बातें बोल के बताई वो सारी बातें आप अच्छी तरह से इन इन जगहों पर आप मेंटेन कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जूनियर अकाउंटेंट, अगर हम 2015 की बात करें, 2015 की बात करें, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगर आप मोमबत्ती का जलना देखते हैं तो आपको मोमबत्ती जलने में दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोमबत्ती का जलना जो है इसमें आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो इसमें यह है कि इसमें क्या है, मोम पिघल रहा है। एक तो हो गया मोम का पिघलना, ठीक है ना। एक हो गया दोस्तों बत्ती का जलना, बत्ती जो उसमें धागे की बत्ती होती है उसका जलना। तो मोम का पिघलना तो क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन जो होते हैं वो सदैव ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण माने जाते हैं। और वहीं अगर अपने बत्ती के जलने से संबंधित बात करें तो ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, दोनों, भौतिक भी और रासायनिक भी, यानी कि दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या कर देंगे, दोनों परिवर्तन कर देंगे। और कैसे करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा है, स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन का मतलब हम लोग यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो यह दोनों प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ये भौतिक परिवर्तन के लिए है, तो हम तो बोल रहे हैं कि ये दोनों यानी कि उपरोक्त दोनों, इसकी तो बात ही नहीं करनी। हालांकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन ही होता है, लेकिन अगर ए व बी दोनों आपका राइट ऑप्शन बन रहा है तो फिर तीसरे लास्ट ऑप्शन की हमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक है ना, ये प्रश्न भी काफी ठीक प्रश्न है, अकाउंटेंट 2015 के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये प्रश्न भी पेपरों में बहुत बार बन चुका है। बैंगन व सेब को काटने के बाद उसके रंग में परिवर्तन, जैसे देखा होगा आपने, सेब काटोगे, बैंगन काटोगे, तो उसके कटने के बाद में काला रंग जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, सेब को काटने से वो हल्का भूरा बन जाता है, फिर वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वैसे ही बैंगन काटते हैं तो वो भी काला बन जाता है, सेब काटते हैं तो भी काला बन जाता है। तो ये होता है ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है ना, ये जो स्टेप है ये किस वजह से है, ऑक्सीकरण के कारण है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है देखने को मिलती है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन जो है वो होती है। ठीक है ना, वहां पर हम ऑक्सीजन का योग पढ़ते हैं, जब ऑक्सीजन जुड़ती है ना तभी उस कलर में हम लोग चेंज देखते हैं। तो यह किस प्रकार के रासायनिक गुण का उदाहरण है, हम बोलेंगे यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिणाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का रिजल्ट है ये। तो ये क्वेश्चन भी हमारे ठीक उसी तरीके से हमें समझना है, और ये भी एक अच्छा प्रश्न जो है आपके सामने बन सकता है। अब अगला प्रश्न देखो, हमारे लिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यानी कि ऐसा परिवर्तन जो क्या हो, अनुत्क्रमणीय हो, इरिवर्सिबल हो। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो, अनुत्क्रमणीय हो, है ना, स्थायी हो, जिसमें नया उत्पाद बनता हो, है ना, जिससे पुनः अभिकारक की प्राप्ति न की जा सके, तो जिसमें नया उत्पाद बनता हो, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। देखो, पाचन, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन है। वाष्पन और संगलन, ये क्या होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, वहीं अगर अपने इधर बात करें, ऊर्ध्वपातन, ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो जो अवस्था परिवर्तन होते हैं ना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक वैसे ही दहन, किण्वन, पाचन, हाँ ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे आप, जो अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना, संगलन, वाष्पन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ओके, ये जो है इस तरीके के संघनन, तो अवस्था में परिवर्तन सदैव ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण माने जाते हैं। अवस्था में परिवर्तन सदैव ही भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं एग्जाम्स में। तो हमने एक ये क्वेश्चन भी हैंडल कर लिया है, और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? जंग लगती है तो अचानक से जंग नहीं लगती है, तो इसका मतलब है मंद अभिक्रिया है, बिल्कुल ठीक है ना। ऑक्सीकरण भी है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, इसलिए ऑक्सीकरण भी है। अपचयन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ ए व बी दोनों कथन सही हो जाएंगे। जंग जब लगता है तो उसमें काफी समय लगता है, और अगर मैं जंग की प्रक्रिया भी आपको समझाऊं, तो Fe+H2O प्लस O2, वहां पर नमी की भी आवश्यकता है, और वहां पर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। या मैं वायु लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वायु मूल रूप से ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद में धीरे 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 काफी समय लगता है, और जंग का निर्माण होता है। Fe2O3.NH2O या 2H2O भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो नमी है इसके साथ, और ये जो ऑक्साइड की परत इसके ऊपर बनी है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का क्योंकि योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और समय खूब लगता है इसमें, तो इसका मतलब हम निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि यह एक मंद अभिक्रिया है। तो ए व बी दोनों कथन इसके लिए सही माने जाएंगे। और जंग का रासायनिक सूत्र होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3.H2O। वो 2H2O भी हम लोग कई बार लिखते हैं यहाँ पर, जो नमी की मात्रा है यहाँ पर उसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्थायी परिवर्तन से संबंधित घटाएं। आप याद रखें, अस्थायी परिवर्तन का मतलब हम बात कर रहे हैं किस परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अर्थात जिसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा कोई नया उत्पाद नहीं बनता, सही है। नया उत्पाद बनता है किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। नया उत्पाद नहीं बनता किसमें? भौतिक परिवर्तन में। उत्पाद से पुनः अभिकार की प्राप्ति हो सकती है, इसी स्टेप को हमने क्या बोला है? उत्क्रमणीय बोला है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, हाँ, इसीलिए तो भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी बातें एकदम सही हैं। उत्पाद से पुनः अभिकार की प्राप्ति करना ही उत्क्रमणीय रिवर्सिबल कहलाता है। ऐसा जिसमें देखो एक तरफ क्या है? अभिकारक, अभिक्रिया करने वाले, ठीक है, ये, और दूसरी तरफ कौन है? प्रोडक्ट, क्रियाफल। अब देखो क्या है कि दोनों तरफ हो रहा है, अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद वापस अभिकारक बना रहे हैं। जब कोई काम दोनों तरफ चलता है ना, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाँ भाई, यह एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो हम इस तरीके से इस पॉइंट को भी मेंटेन कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि वो परिवर्तन जो स्थायी है, वो परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय है, जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से वापस क्रियाकारक न बने। जैसे दूध से दही बन गया, दही से दूध वापस नहीं बनेगा, परमानेंट प्रोडक्ट बन गया। पत्तियों से खाद बन गई, अब पत्तियों से खाद का बनना वास्तव में किण्वन है एक प्रकार का, ठीक है ना। सड़ने के कारण ही ऐसा होता है। ये दोनों किण्वन के उदाहरण हैं। दूध से दही का बनना, पत्तियों से खाद का बनना, ये दोनों किण्वन है ना। और फलों का पकना, जैसे ही फ्रूट पक जाएगा, जैसे आम का पक जाना, अब पका हुआ आम वापस कच्चे आम की तरह व्यवहार नहीं कर सकता कभी भी, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाएगा। हाँ, तो इसमें हम लोग फलों का पकना वगैरह है ना, ये सभी अपने रासायनिक परिवर्तन से संबंधित मान सकते हैं। तो ये सभी बातें एकदम सही मानी जाएंगी, ठीक है ना। दूध से दही का बनना, पत्तियों से खाद का बनना, फलों का पकना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के मुख्य उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से जो है मेंटेन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अभी हमारे पास है पादप से वृक्ष का बनना। अब देखो इस बात को समझो। पादप अगर वृक्ष में बदल जाए तो क्या वृक्ष वापस पादप में तब्दील हो सकता है? ऐसा नहीं है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब देखो, ये जो होता है ना, ये संक्षारण जंग लगने को ही बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी धातु का संक्षारण का मतलब है उस पर जंग लगना, ठीक है ना, वही चीज है। और ईंधन का दहन, अब ईंधन का दहन मतलब लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो देखिए आप समझिए, ये एक स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल वृक्ष बन गया, स्थायी बन गया, रासायनिक परिवर्तन है ना। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन तो ये हो ही नहीं सकता। स्थायी परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, उत्क्रमणीय नहीं है। आप इस उत्क्रमणीय की जगह अनुत्क्रमणीय बोल लेंगे, ठीक है ना, तब जाके ये सभी ऑप्शन जो है हमारे पास सही बैठेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? उत्क्रमणीय की जगह अनुत्क्रमणीय शब्द जो है वो मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है इसमें आप लोगों को पेपर में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, तो आप वहां पर भी इस बात को सेट कर लेंगे और मैं भी चेक करके आपका जो है टेस्ट में इस ऑप्शन को राइट कर दूंगा, ठीक है ना। अनुत्क्रमणीय, ध्यान देना, अनुत्क्रमणीय शब्द यूज करेंगे और ये सभी बातें इससे संबंधित सही हैं। तो सारे के सारे ऊपर वाले उदाहरण एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा अच्छे तरह से जो है मेंटेन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन, इट मीन रवे बनाना, दाने बनाना। हम इसे रवाकरण भी कह सकते हैं, अर्थात रवे का निर्माण कर देता है, रवे बनाना, है ना। ये वे, रे है ये शब्द, और ये वे, रवे, है ना। आप कुछ और मत समझना इसको। तो इस तरीके से रवा निर्माण कर देता है, ये दाने बना देता है, ठीक है ना, क्रिस्टल तैयार कर देता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है साहब? तो ये तो अपने आप में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ही होता है, ठीक है ना। दाने बनाना, इसका मतलब ये तो फिजिकल चेंज है एक प्रकार का, अवस्था ही जो है वही परिवर्तित हो रही है, रासायनिक नहीं है, जैविक अभिक्रिया बिल्कुल नहीं, उपरोक्त सभी हम कह ही नहीं सकते, तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल इसको माना जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है,
कोई बहुत बड़े लेवल का प्रश्न नहीं है, सामान्य उदाहरण है ये प्रश्न का, ठीक है ना। अब हम एक और अगले नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तांबे का संक्षारण किससे होता है? देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कार्बोनेट के हरे रंग की परत का बनना, सल्फाइड के काले रंग की परत का बनना, ऑक्साइड के लाल भूरे रंग की परत का बनना, या सल्फेट के भूरे रंग की परत का बनना। ये 3-4 कलर बहुत फेमस है। अगर आप कार्बोनेट के हरे रंग की परत का बनना समझते हैं तो यह इसका राइट आंसर है। लेकिन अब मैं पूरी बातें समझाता हूँ। कॉपर पर यानी कि तांबे पर कार्बोनेट की हरे रंग की परत, हरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, तांबे का संक्षारण बोलते हैं। जैसे अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, CuCO3, ठीक है ना। वहीं दूसरा देखो, सल्फाइड की काले रंग की परत, ये चांदी पर होती है, तो मैं लिखूंगा चांदी पर सल्फाइड की, सल्फाइड की काले रंग की परत का निर्माण, काले रंग की परत का निर्माण। अब इसको कैसे लिखेंगे, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना। ऐसे हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। ऑक्साइड के लाल भूरे रंग की परत, इसके लिए हम आयरन की बात करेंगे। लोहे पर ऑक्साइड की परत का निर्माण, जब लोहे पर जंग लगती है ना, तो ये कलर अपने देखने को मिलता है। सल्फेट की भूरे रंग की परत बनती है आयरन के ऊपर, ठीक है ना। तब जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन को डालते हैं, तो इस स्टेप को आप यहाँ कॉपी नहीं करेंगे, इस स्टेप को यहाँ पर आप एक बार लीव कर देंगे, ठीक है ना। आयरन पर ऑक्साइड की परत, जैसे फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3.NH2O, ठीक है ना। तो धातुओं के संक्षारण में 3 एग्जांपल्स बहुत फेमस है। तांबे पर कार्बोनेट की परत, चांदी पर सल्फाइड की परत, और आयरन पर ऑक्साइड की लाल भूरे रंग की परत का निर्माण। इस तरीके से आप ये सारे एग्जांपल्स जो हैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो ये क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? आप सिंपल एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है ना। एक ही एग्जांपल आप समझ लो तो काम बनेगा। जैसे H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब H2O का मतलब ये हो गया कि इसमें एक तो हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त दूसरी कोई गैस यहाँ पर जल में नहीं है। तो इसका मतलब आप नाइट्रोजन और फास्फोरस को तो काट सकते हैं, है ना। अब बची बात किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। कोई एग्जाम्पल आप सेट करके देख लीजिए। हालांकि आप लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके होंगे धातुओं के साथ जो है, उसमें आप इस एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई धातु ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर धातु ले देता हूँ आयरन। तो आयरन क्या है, देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना, और जुड़ता किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। अब आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला ये आप लोगों ने ज्यादातर देखा है, आयरन के हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूले आपने नहीं देखे होंगे। तो आप मोस्टली क्या करते हैं, फॉर्मूला तैयार कर देते हैं, जैसे कि मैंने तैयार किया Fe2O3। बैलेंस करना वगैरह जो है वो हमारे लिए कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। आयरन 2 है, इसके आगे आप 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 3 है, इसके आगे आप 3 लगा देंगे। अब देखो पीछे बचा क्या, जो बचा वो लास्ट में लिख दो। आयरन ये रहा, ऑक्सीजन ये रही, पीछे बचे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज इट इज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक दिस। समझ रहे हो, तो कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन। बात खत्म। आपका ये जो है राइट आंसर जो है बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये प्रश्न कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में कई बार आ रखा है, बहुत बार इस प्रश्न को जो है पूछा जा चुका है पेपरों में। तो ये प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर आप नहीं करने, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो धातु के साथ जुड़कर धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस वहां पर मुक्त हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? अगर यहाँ आप देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ये प्रश्न है आपके लिए। आप हमेशा याद रखो, कार्बोनेट जो होता है, जब भी आपके सामने कार्बोनेट शब्द सुनाई दे, CO3, आप समझ लीजिए कार्बोनेट का मुख्य घटक जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट का मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपके पेपर में जब भी कार्बोनेट का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप सीधा सीधा एक आंसर याद करें, CO2 उत्तर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका उत्तर है। अगर मैं कह दूं कार्बोनेट का निर्माण करने हेतु कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस देते हैं, CO2।
कार्बोनेट अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? CO2। कार्बोनेट क्षारों से क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? CO2। आपका आंसर है CO2। कार्बोनेट हमेशा CO2 गैस देता है। आप सीधा यहाँ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर है, ये सबसे पहला ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक, अब आपको लगता है नहीं मेरे को बना के देखना है, बना के देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए, CaCO3 कैल्शियम, ये कार्बोनेट, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो आप कार्बोनेट CO2 सीधा घुसा दें, CO3 CO2 निकलेगा, CO3 में से CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर फिर आपको एग्जांपल्स करने हैं तो आप बेझिझक करिए। अब देखो कैल्शियम जो है वो सल्फेट से जुड़ेगा, क्या देगा? CaSO4, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से तो जुड़ा हुआ है ही। अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट से जुड़ा हुआ है, तो नया क्या हो सकता है? ये कैल्शियम सल्फेट से जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा। क्या रिएक्शन होगी? देखो H2O प्लस CO2। आप समझ भी सकते हैं इस बात को, देखिए हाइड्रोजन ये रहा, इस CO2 में से एक ऑक्सीजन इसके साथ बनेगी, जुड़ेगी और जल बनेगा। अब देखो इसमें 3 में से एक ऑक्सीजन गई, पीछे बची 2 और एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2 गैस बनाएंगे। आपका ये रहा उत्तर, ठीक है ना, CO2। इस तरीके से आप इस प्रश्न को जो है मेंटेन कर पाएंगे। बढ़िया प्रश्न था ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन से संबंधित क्या है? देखो भौतिक परिवर्तन जो है वो क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रंग में, आकार में, अवस्था में, आकृति में, इस तरीके का परिवर्तन होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन। अगर आप सिंपल एक भाषा में समझते हैं तो भौतिक गुणों में परिवर्तन, फिजिकल जो सिम्टम्स होते हैं उनमें परिवर्तन, तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, यह एक प्रकार का भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। बस, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सभी बातें भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, याद करने लायक है। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो पिछला प्रश्न है ये कई पेपरों में आ रखा है, कई पेपरों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पेपरों में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, याद रखना। अगर अब आ जाए तो ये नया प्रश्न नहीं होगा, ये पुराना प्रश्न है हमारे लिए। अगला, नमक व नौशादर के मिश्रण का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, आपके पास नमक है और आपके पास नौशादर है, इन दोनों का मिश्रण है, नमक प्लस नौशादर, इन दोनों का आपके पास क्या है? मिश्रण है। और इस मिश्रण के पृथक्करण की बात आपके सामने हो रही है, किस विधि से हो सकता है? तो नमक व नौशादर वाष्पन विधि तो काम नहीं करेगी, क्योंकि लिक्विड पे ही काम करती है वाष्पन विधि, तो कोई लिक्विड होगा तभी तो वो जो है उबलेगा और फिर वो भाप बनकर उड़ेगा, तो वाष्पन तो पॉसिबल ही नहीं है। आसवन भी लिक्विड के ऊपर काम करता है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। प्रभाजीय आसवन तब काम आता है जब दो लिक्विड हो और दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत कम डिफरेंस हो, तब तो प्रभाजीय आसवन भी काम नहीं करेगा। ऊर्ध्वपातन आसानी से काम करेगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ये जो नौशादर है ना, इस नौशादर में ऊर्ध्वपातन का गुण देखने को मिलता है। नौशादर एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जब नमक और नौशादर दोनों को गर्म करते हैं तो नौशादर तो क्या होता है कि भाप बनकर उठ जाएगा। अब भाप यहाँ पर ये मैं किस तरीके से शब्द यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में एक ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठोस है आपके पास, इसको गर्म कीजिए, होता क्या है, द्रव में बदलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठोस और एक ये वापस बैकवर्ड स्टेप है ना, दोनों स्टेप है, देखो एक सेकेंड, दोनों स्टेप मैं लिखता हूँ। गर्म किया, ठीक है ना, ये जब ठोस को गर्म करते हैं तो क्या बनना चाहिए? द्रव बनना चाहिए, लेकिन यहाँ सीधा क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। और गैस को ठंडा करने से द्रव बनना चाहिए, यहाँ सीधा क्या बन रहा है? ठोस बन रहा है। पदार्थों में ऐसा गुण जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में बदले गैस में बदल जाए, और गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस में परिवर्तित हो जाए, बस पदार्थों के इसी गुण को ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। इसी को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। तो इसमें इसलिए ऊर्ध्वपातन जो है वो एकदम सही और सटीक आंसर जो है माना जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, जलना अर्थात दहन, यहाँ जलना शब्द का मतलब दहन से लिया गया है, और दहन तभी संभव है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता।
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन हो सकता है। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो इस आधार पर हम ये पॉइंट मेंटेन कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का कैसा स्टेप है? ऑक्सीकरण स्टेप है। तो कोयले का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप वैसे करें तो ऑक्सीकरण के साथ साथ आप उष्माक्षेपी शब्द भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उष्माक्षेपी का मतलब यहाँ लिया गया है किससे? टेम्परेचर के बनने से, एक्सोथर्मिक स्टेप। तो यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण के साथ साथ एक्सोथर्मिक स्टेप भी है। ठीक है ना? तो आप ऐसे इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल्ब का जलना। अब देखो, एक जलना होता है कोयले का जलना, एक जलना है मोमबत्ती का जलना, एक जलना है बल्ब का जलना। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भौतिक रासायनिक दोनों, बल्ब का जलना केवल भौतिक। क्योंकि बल्ब का जलना एक प्रकार का दहन नहीं है। उसके जलने का मतलब है कि उसमें फिलामेंट जो है ना, वो जला है, और वो भी जलकर राख नहीं हुआ है ना, तो हम उसको ऐसे दहन नहीं बोल सकते हैं। तो बल्ब जला, कांच टूटा, धातुओं का पिघलना। अब ये सब क्या है? ये देखो, कांच टूट गया तो कुछ नया नहीं बना, धातुएं पिघल गई तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, लोहे का चुंबक में बदलना, कुछ क्षण के लिए वो चुंबक बना, परमानेंट चुंबक नहीं बना। इसका मतलब ये केवल भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? ये सब क्या है? अपने आप में भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। स्थायी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को ही कहते हैं, अनुत्क्रमणीय भी रासायनिक परिवर्तन को ही कहते हैं, ये तीनों एक ही बात है। तो इसका मतलब वो तो केवल भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता, तो केवल भौतिक परिवर्तन पर आप क्लिक करेंगे। ये भी ठीक प्रश्न है, ठीक ठाक है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं अपने इसको। अगला प्रश्न, जल में नमक का घोल। जल में नमक का घोल बनाना, जल में चीनी का घोल तैयार करना। ठीक है ना? ये किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, नमक व चीनी का जल में घुलना। ये भी पता है क्या है? ये नमक और चीनी के मतलब घुलने का गुण है, अर्थात यह भी केवल अवस्था परिवर्तन ही है। अगर आप देखेंगे तो यह भी अवस्था परिवर्तन है, और अवस्था परिवर्तन यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन। और अगर कोई गुण परिवर्तन भौतिक गुणों में हो, तो इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हम भौतिक परिवर्तन जो है इसमें हम लोग इसको शामिल कर देंगे। ठीक है ना? रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता, केवल भौतिक परिवर्तन। ओके? क्योंकि अगर आप नमक जो है वो पानी में घोल रहे हैं, तो आप उस नमक के विलयन में से नमक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बात है यहाँ। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताओ। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या कह रहा है? अंडे को उबालने पर स्कंदित होना। बिल्कुल ठीक। अंडे को उबालने पर वो अंदर से स्कंदित हो जाता है, तो वापस वो नॉर्मल अंडे की तरह व्यवहार नहीं करेगा। पत्तियों का सूखना, वापस वो जिंदा नहीं हो सकती है, पत्तियां सूख गई ना, तो सूखने का मतलब यह है कि वो मृत हो चुकी हैं, अब वो हरी पत्तियों जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगी। सब्जियों को उबलना, उबलती सब्जी जो है, सब्जी का गलना हम लोग देख पाएंगे, है ना? तो इसका मतलब ये सारे परिवर्तन जो है किस प्रकार के परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्थायी परिवर्तन है, ये सारे के सारे स्थायी परिवर्तन हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि स्थायी परिवर्तन सदैव कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, बस इसलिए। ओके? तो इसमें आप उपरोक्त सभी जो है इसको आप सही कर देंगे। ठीक प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, दीवारों पर सफेदी के दौरान जब चूने के पानी का उपयोग किया जाता है तो उसके सूखने पर एक पपड़ी का निर्माण हो जाता है। पपड़ी रासायनिक दृष्टिकोण से किसकी बनी होती है? सबसे पहले देखो, मैं आपको इसमें एक आधा स्टेप समझाता हूँ, हालांकि मैं उत्तर तो सीधा यही कहूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी होती है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आप क्या बात करेंगे? चूना की। चूना का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके? और इसमें हमने क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। पानी का मतलब H2O, तभी तो वो चूने का पानी बनेगा। दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो चूने का पानी बन जाएगा। दोनों को मिक्स करते ही चूने का पानी बना दो।
तो सबसे पहले तो चूने का पानी अर्थात बुझा हुआ चूना, यानी कि मैं इसे बुझा हुआ चूना कहूँगा, ठीक है ना। ये हमारे किताबों में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। ये हो गया चूना, ये हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया और पानी डालते ही हमारे पास ये बनकर प्राप्त हुआ, इसी को अपने बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने दीवारों पर जब कड़ी की, आपने ऐसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि कड़ी करना, वास्तव में सफेदी करना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में दिया। तो जब आप वो सफेदी कर देते हैं, कड़ी कर देते हैं, या कलई उसको बोलते हैं, कलई कर दिया आपने वहां पर, तो अब वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इससे रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, देखो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा। वो नया प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम एज इट इज लिख दीजिए, ये रहा। ये ऑक्सीजन और ये CO2 दोनों मिला दो, कैल्शियम कार्बोनेट, C1 कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ 1 और 2 ये रही 3, ठीक है ना। प्लस अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन में से एक तो यहाँ चली गई, 2 ये रही, 2 ये रही, 4, 4 में से 3 तो यहाँ के पीछे बची एक, वो एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए। ये क्या है, जब आप दीवारों पर सफेदी करते हैं तो आपने देखा होगा जो जल है, पहले तो सफेदी गीली होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से पानी उड़ जाता है, और पीछे क्या बच जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बस वो पपड़ी जो है वो उसकी जो ऊपर प्राप्त होती है वो रासायनिक दृष्टिकोण से इसी कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट से वो पपड़ी बनी होती है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी आसानी पूर्वक जो है हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब्जियों को पकाना किस प्रकार का परिवर्तन है, स्थायी, अस्थायी, रासायनिक परिवर्तन, अव्यवस्थित, सी दोनों। अब इस प्रश्न को भी आप ले लो। देखो, सब्जियों का पकाना, सब्जियों को पकाना, सब्जियों को पकाना एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। सब्जी पक गई, काम परमानेंट हो गया, स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं, कि जो काम हो गया वो परमानेंट हो गया, तो हम इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। समझ रहे हो ना। तो इस आधार पर यह बात बनी, यह एक स्थायी परिवर्तन है ना, अस्थायी नहीं है, स्थायी है, और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो स्थायी और रासायनिक परिवर्तन दोनों बातें, तो ए व सी दोनों इस जगह पर जो है सही उत्तर हमारे सामने बन जाएगा। तो साथियों, आज जो हमने अभी तक जो चर्चा की है वो सारी चर्चा सिर्फ एक ही टॉपिक पर है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी हल करके आपका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब क्या है कि इससे अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, हम उस पर बात करेंगे। और ये जो सॉल्यूशंस हैं, आप ध्यान देना, सॉल्यूशन ही अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न इन सॉल्यूशंस में से ही जो है उठा लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन को ईमानदारी से पढ़ना है। अगर समय हो तो आप इन सॉल्यूशन को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, पेन पेंसिल लेके बैठो, इन सॉल्यूशंस को नोट डाउन भी करो, क्योंकि यही पेपर में आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको मैंने इसमें जो है शामिल किया है, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी न किसी के लिए ये लाभकारी साबित हो ही जाएगा। क्योंकि नो डाउट अगर कोई बच्चा इन चीज़ों को पढ़ता है तो उसके लिए फ़ायदा ही होना है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना, सही है ना। तो इस तरीके से आप वीडियो को हमारे प्रमोट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप साइंस के लिए हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो छोटा क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से जुड़कर विज्ञान को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और आने वाली भर्तियों में आप विज्ञान के प्रश्नों को सही करने का आप एक्सपीरियंस या एक अनुभव हासिल कर सकते हैं। आपका मनोबल बढ़ेगा अगर आप अच्छे तरह से टॉपिक्स को सीख जाते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स।